नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश और ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी जगत की बड़ी खबरों के साथ। आज भारतीय एयरटेल की तरफ से 5G डेवलपमेंट्स को लेकर कुछ नई खबरें सामने आई हैं, जिसकी चलिए बात करते हैं। तो 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन कहा जाता है कि बीबीसी की हड़ताल की वजह से इसका प्रसारण नहीं हो पाया था। इसके लिए इस ऐतिहासिक पारी का कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो सकता है और भारतीय एयरटेल ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए 18 जून 1983 के उस ऐतिहासिक दिन को 4K मोड में रीप्ले किया, जिसकी वास्तव में कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है। 1 Gbps की स्पीड और 20 ms से भी कम लेटेंस वाले वीडियो का 50 से ज्यादा यूजर्स ने 5G स्मार्टफोन का लुत्फ उठाया और एयरटेल का कहना है कि इससे वीडियो एंटरटेनमेंट का फ्यूचर ही बदल जाएगा और यूजर एक्सपीरियंस भी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। इसी के साथ भारतीय एयरटेल ने देश का पहला 5G पावर होलोग्राम भी शोकेस किया, जिसमें कपिल देव का डिजिटल अवतार स्टेज पर प्रकट हुआ और उन्होंने अपने फैंस के साथ उस ऐतिहासिक दिन के कुछ अनुभव भी शेयर किए। इससे आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भविष्य में मीटिंग्स ले लीजिए, सेमिनार ले लीजिए या फिर दूसरे कोई भी इवेंट्स हैं, उसमें किस तरीके का गेम चेंजर साबित हो सकता है। और भारतीय एयरटेल की 5G लाने की पूरी तैयारी है। अब 5G को लेकर जो भारतीय एयरटेल की योजनाएं हैं, इस पर कंपनी के CTO रणदीप सेखो से हम बातचीत की हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने। आइए सुनते हैं कंपनी क्या कुछ प्लान कर रही है। Today you have showcased the first 5G hologram use case here in Manesar. As far as your future plans are concerned, which are the major use cases that Airtel is really banking upon? You see, there are use cases which are for retail customers like you and me, and there is for industrial use cases. The hologram use case is the tip of the iceberg for the full metaverse world which is going to come and which Airtel will enable. I think the first use case will be normal wireless connectivity, which will be high speed. But there are some use cases which are not possible today on 4G, like cloud gaming for that matter. Some time back we had shown cloud gaming also. This metaverse is also not possible with 4G because it needs much higher speed and lower latency. So these are the use cases which you will see. Immersive entertainment can come, AR, VR kind of entertainment can come. These will be the B2C use cases. There will be many industrial use cases also which will be industry specific, whether it is a mining or a manufacturing or a port or FMCG. So all industries will benefit with it and will create use cases. तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि 5G को लेकर कंपनी की किस तरीके की तैयारियां हैं और आगे चल के किस तरीके का बदलाव 5G टेक्नोलॉजी हमारे जीवन शैली में जरूर ला सकती है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ACC बैटरी PLI स्कीम के बारे में, जहां पे ACC बैटरी स्टोरेज के लिए PLI स्कीम पर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है और इस स्कीम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने काफी दिलचस्पी भी दिखाई है। इसी स्कीम पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम सरकार लेकर के आई और उसमें अब जाकर के 4 कंपनियों को सरकार ने चुन भी लिया है। इस कदम के जरिए, इस पूरी योजना के जरिए कितना लाभ मिलेगा, क्या कुछ आगे के कदम रह सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय मौजूद हैं। सर धन्यवाद बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि जो 4 कंपनियों को चुना है आपने, इनसे कितना लाभ मिलेगा, उनसे कितना निवेश आएगा और किस तरीके से सरकार को उम्मीद है कि देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी? देखिए, इस पे निवेश की तो एक हम लोगों ने जो कंसेप्ट रखा था 18,100 करोड़ का प्रावधान किया है जी, इसमें PLI के अंतर्गत, और इसके सापेक्ष 45,000 करोड़ की निवेश की संभावना पर किया गया था। वो निवेश 100% आ रहा है क्योंकि हम 50 गीगावाट के टारगेट करके इसमें हम बढ़े थे। ये सुखद बात है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि 128 गीगावाट तक के लिए देश की कंपनियों ने, उसमें कुछ इंटरनेशनल भी हैं, उन्होंने अपने को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रस्तुत किया है। क्योंकि अभी हमारा PLI में 50 गीगावाट का ही टारगेट है, तो हमने उसी को अलॉट किया है। 4 महत्वपूर्ण कंपनियां इसमें आई हैं
और निश्चित तौर से जो चीज़ दुनिया के कुछ ही 3-4 देशों में ही बन रही थी, भारत उस पर दूसरों के से आयात पर निर्भर था। अब वो भारत बनाएगा और वो बनाने के साथ साथ हम इस जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे। बड़ी और एक देश के नौजवानों के लिए, देश के औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल एक बड़ी उपलब्धि है। और रिस्पांस ये बताता है कि माननीय मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है, उसको देशवासी और उद्यमी जगत बहुत तेज़ी से स्वीकार कर रहा है। उसका परिणाम सामने इससे अभी ऑटो फील्ड में भी आया और इसमें भी आया। सर, एक बात ये कि जो जनवरी में आपको 9 कंपनियों को आपने सेलेक्ट किया था, उसमें से 4 जो हैं फिलहाल सेलेक्ट करी हैं। 5 कंपनियों को जिन्होंने अपने वेट लिस्ट कैटेगरी में रखा है, क्या आने वाले महीने में, समय में आप उनको भी कुछ उस प्रक्रिया के तहत देखें? हम इस विषय पर आगे जैसे जैसी हमारी योजना आगे बढ़ेगी, हम इस पर विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल, रोजगार हमेशा से एक अहम मसला रहता है कि आपने कहा था कि जब ये PLI स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए जब आपने उसको मंजूरी दी थी तो लाखों का रोजगार लेकर के आएगा। इस एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी कितना उम्मीद आपको लगता है, क्या कदम? इसमें भी रोजगार बड़े पैमाने पर, इस पर रोजगार आएगा। और रोजगार के साथ साथ ये बैटरी जो सेटअप बनेगा, एक तो ये जो हम बड़ी बड़ी बैटरियों से भी निजात पाएंगे, वजनी बैटरियों से भी निजात पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता होगा, प्लस एक इनडायरेक्टली भी रोजगार बढ़ेंगे। साथ में एडवांस केमिस्ट्री सेल की जो तमाम और कंपोनेंट में भी और एस्पेक्ट में ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को भी भारत अपने बल पर ही पूरा करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और फोकस करते हैं कमोडिटी जगत पे। और सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पे एक बार फिर कच्चे तेल में हमने पिछले 1 महीने में देखा है कि 26% की बढ़त देखने को मिली है। और आज अगर देखें तो एक दायरे में कच्चा तेल कारोबार करता हुआ नजर आया है और ब्रेंट क्रूड फिलहाल $120 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर क्या है ये तेजी की वजह? क्योंकि हमने देखा था कि नीचे जरूर आया था, बट उसके बाद से एक शार्प रिबाउंड फिर से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं। और क्या उसके अहम कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, ये पूरे अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, कल की बड़ी तेजी के बाद आज कच्चे तेल में बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है, कल जो तेजी आई थी वो CPC पाइपलाइन जो कंसोर्शियम है जो कजाकिस्तान और रसिया के बीच में, उस पाइपलाइन से अब लग रहा है कि अगले 2 महीने तक सप्लाई नहीं हो पाएगी। और उस पाइपलाइन के जरिए करीब करीब ग्लोबल डिमांड का 1.2% पूरा होता है और रोजाना 12 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई वहां से होती थी। वो अगले 2 महीने तक अब होने की संभावना कम है, ऐसा रूस के विदेश मंत्री का बयान आया हुआ था। उस वजह से कल काफी तेजी दिखी। लेकिन आज जो कुछ बड़े एक्शन है उसमें यह है कि नाटो के जो अलाइज है उसके साथ आज US प्रेसिडेंट की बैठक होने वाली है और रूस पर और सख्ती लगाने की तैयारी चल रही है। इस बीच में एक और अपडेट ये आ रहा है कि ईरान के साथ परमाणु डील जल्द करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ईरान भी एक्सपोर्ट को रीवैम्प करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ सप्लाई कैसे जो रूस से कम हो रहा है उसको पूरा किया जाए, वो तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें अलग अलग तरीके से, चाहे वो रूस से सप्लाई घटने की हो या स्टॉर्म की वजह से जो कजाकिस्तान से जो पाइपलाइन में दिक्कतें हुई हैं वो दिक्कतें हों, तो दोनों तरह की खबरें हैं। इस वजह से क्रूड का मार्केट आज असमंजस की स्थिति में है और कल काफी तेजी दिखी थी। जी धन्यवाद विश्व मोहन, ये सारे फैक्टर्स हाईलाइट करने के लिए कि क्यों क्रूड में तेजी देखने को मिली है और इसका असर भारत जैसे देश जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल डिपेंडेंट है, हम 85% ऑयल जो है अपना इंपोर्ट करते हैं, उस पर भारी असर हमें देखने को ज़रूर मिला है। और लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद अगर आज हम देखें तो कंज्यूमर्स को आज एक और महंगाई का बड़ा झटका लगा है, जहां पे आज से दिल्ली NCR में CNG PNG के दाम बढ़ाए गए हैं और घरेलू PNG के दाम 1 रुपए प्रति किलो और जबकि CNG की कीमतें 50 पैसे प्रति किलो का इजाफा वहां पे देखने को मिला है। और नई कीमतें जो हैं वो आज से ही लागू हो गई हैं। बढ़ती कीमतों के बाद PNG की बात करें तो 37.6 रुपए और CNG 35.86 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और अगर घरेलू LPG
LPG की बात करें तो वो भी 50 रुपए जो है महंगी हो गई है और इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परेशानी ज़रूर काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, CNG PNG की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही LPG की भी कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। पर खास तौर से अब फोकस करते हैं तेल कंपनियों पे, जहां पे देश की तेल मार्केटिंग कंपनियों को महंगे कच्चे तेल की वजह से उनकी कमाई घटती हुई नजर आई है और उनको जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसको लेकर आज मूडीज का एक नोट भी आया है जिसमें बताया जा रहा है कि देश की जो 3 दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका अगर कुल मिलाकर देखें कि उनको कितना घाटा हो रहा है तो वो आंकड़ा $2.25 बिलियन, यानी रुपी टर्म में इसको देखें तो 19,000 करोड़ रुपए का इनको घाटा होता हुआ नजर आया है केवल नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक, क्योंकि इसी दौरान क्रूड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है पर भारत में कीमतें उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं। पर इस रिपोर्ट की और इस नोट की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं और क्या कुछ निकल के इसमें सामने आया है। उत्कर्ष जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि तेल कंपनियों करीब 19,000 करोड़ का घाटा है, उसकी बात कर रही है मूडीज़ की रिपोर्ट। IOC, BPCL और HPCL को अब नवंबर से मार्च के दौरान की अगर बात करें तो 4 नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक कोई भी दाम नहीं बढ़ाए गए थे किसी भी तेल कंपनी के द्वारा, और क्रूड जो था वो मार्च में करीब 111 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, बल्कि नवंबर में यही क्रूड $82 प्रति बैरल था। तो ये जो डिफरेंस है उसका जो घाटा होगा उसके बारे में मूडीज़ ने बात करी है। क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी से तेल कंपनियों का घाटा बढ़ा और मौजूदा मार्केट प्राइस पर कंपनियों को प्रति बैरल $25 का घाटा हो रहा है। इस समय पेट्रोल डीजल की बिक्री से प्रति बैरल $24 का नुकसान है इस समय, ये मूडीज़ की रिपोर्ट कह रही है। और ये बात करिए सारी जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, IOC, BPCL, HPCL, सबको मिला के करीब 19,000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद उत्कर्ष, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो काफ़ी घाटा हो रहा है जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। हालांकि इनको जो एक इन्वेंट्री गेन है वो ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा, पर इनके कुल EBITDA में देखें तो 20% की गिरावट इस कच्चे तेल की लागत में बढ़त होने के चलते वहां पे आशंका लगाई जा रही है कि इनका कुल EBITDA 20% तक घटता हुआ नजर आएगा और उसके सामने जो है ये कीमतें उस तरीके से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कच्चा तेल अब किस तरफ जो है अपनी चाल निर्धारित करता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट्स पे नजर डालते हैं। आज भी मार्केट में एक्शन देखने को मिला। शुरुआत काफी कमजोर हुई थी, वहां से हम जरूर संभलते हुए नजर आए, पर हल्की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। पर पूरे दिन भर देखें तो एक्शन और दबाव देखने को मिला हमें बैंकिंग स्पेस में, जहां थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, पर जाते जाते निफ्टी बैंक में 620 अंकों की कमजोरी के साथ वहां पे बंदी दी। पर आइए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका के पास, जो कि मार्केट से जुड़े पूरा एक्शन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक आज फोकस में रहे वो भी हमें बताएंगी। प्रियंका, एक टाइट रेंज में बाजार ने कारोबार किया, लेकिन 17,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है, यानी अपने सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,150 जिसे माना जा रहा है उससे ऊपर बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी पर बहुत वीकनेस थी और अब भी वीकनेस आगे के लिए भी एंटिसिपेट की जा रही है। पूरे दिन भर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने बैंकिंग स्टॉक से प्रेशर ही माउंट किया इंडेक्स पर भी। और आप अगर बाजार के निफ्टी के टॉप लूजर्स की भी बात करेंगे तो उसमें आपको पहले 5 काउंटर्स में से 3 तो कम से कम बैंकिंग स्टॉक्स दिख जाएंगे। कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे काउंटर्स। कोटक बैंक में तो चले एक डील का एक ट्रिगर था, एक डील होनी थी, सेल ऑफ होना था, स्टेक बेचना था, तो ये एक न्यूज़ थी। लेकिन उसके अलावा भी हम पूरे बैंकिंग स्पेस को नेगेटिव पर प्रेशर देख रहे हैं। गेनर्स की अगर आप बात करें कि निफ्टी में कहाँ आपको आज गेनर्स मिले, तो स्टॉक आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन समझाना बेहतर होगा। पहला है मीडिया पैक, जहां आपको सबसे हाईएस्ट गेनर्स देखने को मिले बिकॉज ऑफ द जी न्यूज़। इन्वेस्को ने EGM ना बुलाने की जो ये एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद हमने देखा जी में एक सेंटिमेंटल इफेक्ट, आप 17% तक क्लोज होते हुए तेज देख रहे हैं। और ना सिर्फ जी, पूरा आपको मीडिया पैक आज तेज दिखाई देगा। उसके अलावा दूसरा बड़ा पैक था मेटल पैक, जहां पर आप तेज देख रहे थे। JSW स्टील जैसे काउंटर्स आपको तेज दिखाई दिए, जिंदल स्टील, सेल, इन काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। और थर्ड
पैक था। मेटल पैक जिस तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, IT, FNO काउंटर्स, कई सारे आपको IT पैक्स तेज दिखाई दिए, टेक्नोलॉजी पैक्स जिसमें FSL, माइंडट्री, कोफोर्ज, इनमें आपको तेजी देखने को मिली। आप अगर फार्मा स्पेस की बात करें तो वहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने कहा अगर गेनर्स की बात करें आपको निफ्टी में, तो आपके पहले 5 गेनर्स में से आपको फार्मा पैक दिखेगा, आपको कोल इंडिया जैसे काउंटर्स दिखेंगे और आपको काउंटर्स दिखेंगे कमोडिटी के प्ले पे, जैसे ऑयल एंड क्रूड और कमोडिटी फिर से एक राइस पे है। तो डॉक्टर रेड्डीज आपको एक गेनर दिखा, कोल इंडिया दूसरा बड़ा गेनर, और उसके बाद हिंडाल्को एंड सीमेंट पैक ने जिस तरह से एक दोबारा रिवाइवल दिखाया, आपको सीमेंट्स पर लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, श्री सीमेंट्स आप कल तेज देख रहे थे, इन सब में आपको एक तेजी देखने को मिली। तो मार्केट्स अपने क्लियरली, निफ्टी जो है वो अपने एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। और अब बात ठीक 2 साल पहले की, जहां पे देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था और अब जल्द ही वो सारी पाबंदियां जरूर हटने वाली हैं। पर आइए देखते हैं इसी पे हमारा स्वदेश विशेष। क्या है विशेष आज विशेष है आज की तारीख 24 मार्च। याद है आज से 2 साल पहले सड़कें सूनी थीं, दुकानें बंद थीं और मान लीजिए संसार सिमट गया था केवल घर में ही, और एक घबराहट थी कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन 2 साल के कड़े परिश्रम के बाद आखिरकार अब वो समय आ गया है कि ये पाबंदियां हटाई जाएं। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। आज से ठीक 2 साल पहले पीएम मोदी का ये ऐलान एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ देश की लड़ाई का बिगुल था, कोरोना वायरस, जिसने 2 साल पहले देश के लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया। सड़कें सुनसान हो गईं और अस्पताल मरीजों से भर गए थे। जो जहां था बस वहीं थम गया। लेकिन हजारों मजबूरियां ऐसी भी थीं जो सड़कों पर सैकड़ों मील दूर अपने घरों की ओर पैदल चल पड़ी। ये मंजर आज भी रूह कपा देने के लिए काफी हैं। सिर्फ चंद घंटों में ही जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि लोगों की मुस्कान मास्क से ढक गई। अपने करीबियों की जगह सोशल डिस्टेंसिंग ने ले ली। लेकिन हर रात के बाद सुबह आती ही है। भारत ने इस अदृश्य दुश्मन से एक जंग लड़ी और इस जंग को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। देश धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौट चुका है। पाबंदियों की बेड़ियां काटने का भी ऐलान हो चुका है। एनडीएमए ने 31 मार्च से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बीते 7 हफ्तों में कोरोना के मामले में आई गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में खत भेजा है। गृह मंत्रालय की तरफ से 31 मार्च के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि लोगों को लापरवाही करने का लाइसेंस मिल जाएगा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि महामारी पर अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी केस बढ़ें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर तेजी से कदम उठा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर अब भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल पालन करने होंगे। राज्यों को रिस्क असेसमेंट के आधार पर सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलना या बंद करना होगा। राज्यों को टेस्ट पॉजिटिविटी और बेड की संख्या के आधार पर पाबंदियां लगानी होगी। राज्यों को कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर की पर्याप्त व्यवस्था पर फोकस रखना होगा। सभी आयु वर्ग के लोगों का 100% वैक्सीनेशन करवाना होगा। भारत ने भले ही पाबंदियों की बेड़ियां ढीली कर दी हों, लेकिन दुनिया में भारत जैसे बेहतर हालात नहीं हैं। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है। भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से ऊपर की आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। भारत में वैक्सीन के 182 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं, जिसमें से 82 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं।
यानी करीब 60% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। रोजाना पॉजिटिविटी रेट भी अब गिरकर 0.28% हो चुका है। बावजूद इसके भारत को सतर्क रहना होगा। कई एक्सपर्ट्स भारत में भी चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। स्वदेश। चलिए इस पर बहुत और बातचीत करेंगे और बात करेंगे अपने गेस्ट से कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश कुमार जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पारस हॉस्पिटल से, वो मौजूद हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अरुणेश सर, 2 साल हो चुके हैं अब यहाँ पे जो गाइडलाइंस आई हैं केंद्र सरकार की, उससे क्या माना जाए, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय अगर हम देखें तो नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं, कितनी एहतियात के साथ हमें आगे बढ़ना होगा? देखिए, अभी भी कोविड के नंबर्स कम हो रहे हैं हमारे इंडिया में, हर जगह कम हो रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है और ये इतना तो तय है कि जो तीसरी लहर थी वो अब कम हो रही है। आपका सवाल है क्या चौथी लहर एमिनेंट है? हो सकता है कि चौथी लहर, जैसे तीसरी लहर आई थी, चौथी लहर भी आए, हमें इसे इनकार नहीं कर सकते। किसी भी लहर के आने का ये मतलब होता है कि इसका असर कितना पड़ रहा है, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन कितने बढ़ रहे हैं, हमारे कितने लोग सिक हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कैसी है। ये सारे मानक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक महामारी के। जो ओमिक्रॉन वेव था, इसने दिखाया कि नंबर्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं हुई, लोग ज्यादा सिक नहीं हुए और मेजॉरिटी लोग अपने घर पे ठीक हुए। अगर ऐसी ही चौथी लहर भी आती है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वायरसेस का काम होता है एपिडेमिक करना, पेंडेमिक्स में एपिडेमिक्स होते हैं और धीरे धीरे यही एंडेमिक बन जाते हैं, तो चौथी लहर आ सकती है। फिर भी मेरी सलाह होगी कि हमें अपने वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन, जो कि हम लोग अब कर रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। मुझे लग रहा है कि ये वायरस की चुनौती खत्म नहीं हुई है। मास्क का मैं सपोर्ट करता हूं। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को मास्क अपने हर दिन की जिंदगी के व्यवहार में लाना चाहिए। जैसे चाइना, जैसे साउथ कोरिया, ऐसे इसमें ये मास्क पहनना एक नॉर्मल है, लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, वैसे ये होना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि मास्क को मैंडेटरी नहीं रखना चाहिए, लेकिन वॉलंटरी फॉर्म में लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए कि अपने हम अगर बाहर निकले तो हम मास्क पहने। देखिए, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का भी कल ही पेपर में आया है कि WHO ने हमारे एरिया को, दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, और हमारे बहुत सारे हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के टाउन्स हैं जो वर्स्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस में है। तो मास्क हमें ये 2 तरह से हेल्प करेगा, वायरस से भी बचाएगा और पॉल्यूशन से भी बचाएगा। साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कोशिश अभी करनी चाहिए कि, क्योंकि आने वाला 2-3 महीनों में हमें पता चल जाएगा कि नए वेव्स ने दस्तक दी है या नहीं, तो उसकी तैयारी में ये सारी चीजें करनी चाहिए। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सर कि मास्क सब कंपलसरी नहीं करने चाहिए, लेकिन अभी भी हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि चौथी वेव फिर से ना आ जाए। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि चलिए, जैसे आपने कहा कि ओमिक्रॉन में खतरा तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी दुकानें बंद हुई, इकॉनमी थोड़ी सी फिर एक पटरी पर चली गई, ट्रैवल कम हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के एहतियात अभी बरतने चाहिए आम आदमी को? बिल्कुल, और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 1 से 1.5 साल ये एहतियात बरतें। मुझे नहीं लग रहा है कि, मैं एग्री नहीं करता हूं जैसे अभी यूरोप में हुआ है कि आप मास्क हटा लो और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये वायरस आप ऐसे समझो कि ये सरप्राइज करने के लिए जाना गया है। हमें डेल्टा में इसने कैसे सरप्राइज किया अभी भी याद है लोगों को, सेकेंड वेव में क्या हुआ था। वायरस म्यूटेशंस डिपेंडेंट है। अच्छी बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया, वैक्सीनेशन नंबर हमारे बड़े अच्छे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत दुनिया में वेल प्लेस्ड है। दुनिया के दूसरे कंट्री के हिसाब से भारत की तैयारी सबसे बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बेस भी बहुत ज्यादा है, तो हमें ये नहीं पता कि नए म्यूटेशंस वाले वायरस कैसे बिहेव करेंगे। हमेशा एक फेनोमेना होता है इम्यून स्केप, जो कि ओमिक्रॉन में बहुत कॉमन था। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे लोग जिनको 2 वैक्सीन लगे हुए थे, उनको भी इन्फेक्शन हुआ। अगला जो म्यूटेटेड वायरस होगा वो कैसा होगा हमें नहीं पता है। अभी ऑलरेडी आप BA.2 की बात कर रहे हैं, जो ओमिक्रॉन का दूसरा वाला वेरिएंट है, उसकी बात चल रही है, जो ऑलरेडी अभी फ्रांस में, यूके में, जर्मनी में इसके स्प्रेड हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पेशेंट्स वहां बहुत सिक नहीं हो रहे हैं,
चाइना में कुछ मोर्टेलिटीज देखी गई हैं। तो मैं आपके दर्शकों को अलार्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमें ये जो अदृश्य एनिमी है वो कैसा होगा, उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? जो वैक्सीनेशन रैंपिंग अप जो जिसपे इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है उसको कंटिन्यू रखें। मास्क इसलिए लगाना जरूरी है कि डजंट मैटर कौन सा वेरिएशन आता है, वो मास्क वो हम एक बात पक्का है कि वो हमारे सांस के रास्ते ही जाएगा। हम जो इनहेल करेंगे उसी के रास्ते वो वायरस जाता है। अगर हम मास्क लगा के रखते हैं तो कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी नया ग्रीक लेटर हो, वो हमारे अंदर नहीं घुस सकता है। इसलिए मैं मास्किंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए जरूरी है कि अगेन जो हमारा वायरस एक दूसरे से फैलता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। रेस्ट एहतियात सारे रहेंगे कि अगर कोई बीमार होता है, किसी को वायरस वाले सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, उसे हम लोग उसको अलग रख सकते हैं और उसको फैलने से रोक सकते हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। आने वाला 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये बताने के लिए कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ये वेरिएशन, एक वेरिएंट, नया कोई म्यूटेशन आ जाता है, वो इजीली फैल सकता है। बट ये बात पक्का है कि अगर वो आता भी है तो हम लोग कोविड सेकेंड वेव जैसी वेव नहीं देखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आपने बहुत राहत की बात कही कि सेकंड वेव नहीं देखेंगे। फर्स्ट वेव में जब ढिलाई बढ़ती गई थी और उसके बाद सेकंड वेव जो सुनामी बन के आई थी, उसका असर हम सब पे कहीं ना कहीं हुआ। जो आपने बात कही, अगर हम अभी बात करें जो ग्लोबल नंबर्स हैं उनमें हमें किस तरीके का ट्रेंड निकल के आ रहा है? क्या ये ओमिक्रॉन ही वेरिएंट है और वहाँ पे मोर्टेलिटी किस तरीके की है इस समय से? तो अभी जितने डेटाज आ रहे हैं फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम जर्मनी, चाइना में भी, ये सारे ओमिक्रॉन के जो ओमिक्रॉन डिफरेंट वेरिएंट नंबर 2, ओमिक्रॉन नंबर 2 वो वाले आ रहे हैं, BA2 जिसको बोलते हैं, वो वाले आ रहे हैं। इनकी मोर्टेलिटी कोई डिफरेंट नहीं है। चाइना में जो एक मतलब आप समझ सकते हो, कंपेयर करो सेकेंड वेव से जहां पे की मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा थी, वहां से अगर आपके 1-2 मोर्टेलिटी हो तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मतलब सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी नहीं आ रही है। अभी भी लोग बहुत ज्यादा घर पे ही ठीक हो रहे हैं, तो ये अपने आप में राहत की बात है। बस ये समस्या होती है कि जब एक बार नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, वहीं पे म्यूटेशन भी बढ़ता है। तो म्यूटेटेड वेरिएंट कैसा होगा ये आने वाला समय बताएगा। बट हमेशा हमें याद रखना होगा कि ये अब हमारे मेजर पॉपुलेशन जो है, एडल्ट पॉपुलेशन 12 साल से, अब तो 12 साल से आगे भी वैक्सीन लगने लगे, तो जितने वैक्सीनेशन के हमारे नंबर बढ़ेंगे उतने नए इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन होने के चांस कम होंगे। क्योंकि एक माइल्ड इन्फेक्शन होने से, वायरल इन्फेक्शन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये इन्फेक्शन सीवियर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मोर्टेलिटी होती है। वो होपफुली चाहे कोई भी वेरिएंट हो, जो अब समय बीत रहा है, इसके नंबर्स कम होने, इसके होने के चांस कम होंगे। और अगर ऑन टॉप हम लोग मास्किंग कंटिन्यू रखते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, तो वो नंबर और भी कम हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस हो जाएगा कि हम लोग कोई भी वेरिएंट आए, हम ये प्रिकॉशन जारी रखेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट से अब आएगा, आप देखोगे कि नए नए गाइडलाइंस जितने आएंगे उसमें अनलॉकिंग में यही कहा जाएगा कि अब आप पे छोड़ दिया जाएगा वॉलंटरीली। तो मैं कहता हूं कि हम लोग एक सोशल मुहिम स्टार्ट करें जिसमें हम लोग कहें वॉलंटरी मास्किंग, कि हम लोग बाहर जाएं तो हम लोग एक मास्क लगा के रखें। ये हमारे लिए, खास करके दिल्ली NCR में, ये डबल प्रोटेक्टिव है, पॉल्यूशन से भी है और वायरस से भी है। और साथ साथ अगर कोई बीमार घर में पड़ता है तो हम लोग उसको आइसोलेट करें और फ्लू लाइक उसको ट्रीट करें, जो कि मेजॉरिटी, अब ये मैं कह सकता हूं कि अब जितने पेशेंट्स हमने बहुत देखे हैं अभी भी कोविड के, लेकिन सारे पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ घर पे ठीक हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको ये बहुत दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन हमें अभी वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय के लिए। तो देश में लॉकडाउन को लगे आज जो घोषणा की गई थी उसको पूरे 2 साल हो चुके हैं, पर इस बीच अगर शेयर बाजार को देखें तो निफ्टी में 128% का रिटर्न हमें जरूर देखने को मिला है। पर कौन से ऐसे वो शेयर्स थे जिन्होंने निवेशकों को मालामाल किया, ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी जयेश खिलनानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, तो आप अगर देखेंगे तो 2 साल जैसे आपने बताया कि पूरे हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए, और इसमें अगर मैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं तो एक्विटी साइड पे जो है आप पहले देखेंगे कि निफ्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है डेवलप मार्केट्स और एमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। 128% रिटर्न मिला है निफ्टी में, और इन्होंने आउट परफॉर्म किया है डेवलप्ड और एक्विटी एमर्जिंग एक्विटीज़
को भी। और अगर दूसरे एसेट क्लास की बात करूं जो पिछले कई दिनों में चर्चा में रहा है, वो है कमोडिटीज़ एसेट क्लास। और उसके चलते आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जो है लगभग 400% का रिटर्न दिया है लास्ट 2 सालों में। और जो बेस मेटल्स है जैसे निकल हो गया या एल्यूमिनियम और जिंक कॉपर की बात करें, उन्होंने भी मोर देन डबल रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। बट अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। 200 से 300% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 2 सालों में। और निफ्टी एफएमसीजी एक अकेला इंडेक्स ऐसा है जिसमें मोर देन 100% रिटर्न नहीं मिला है हमको पिछले 2 सालों में, अगर आप बॉटम से मैप करें तो। इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो आप अगर एफआई और डीआई फ्लोज़ की बात करें तो हमने देखा है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इंडियन एक्विटीज़ में एफआई और डीआई का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 2 सालों में। और पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी 2 लाख करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है इंडियन मार्केट में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कोर्स काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जो करेंटली $3.3 ट्रिलियन के आसपास स्टैंड करता है। 150% का इजाफा देखने को मिला है। और इसके चलते काफ़ी सारे मल्टी बैगर्स भी क्रिएट हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर रहे हैं, जैसे कि टाटा टेली है, तानला प्लेटफॉर्म्स है, सीजी पावर, अदानी टोटल गैस। ये सब जो है मल्टी बैगर्स रहे हैं। 20 टाइम से लेकर 70 टाइम तक इन्होंने रिटर्न दिया है। और काफ़ी अदानी ग्रुप कंपनीज इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, बाजार की इस तेजी में और इस बुल रन में कई सारे निवेशकों को मालामाल जरूर किया है। धन्यवाद जयेश, ये पूरी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है इंडिया की। हमारे साथ बनो जागरूक, समझदार और काबिल। 18 स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Presenting partner IDFC First Bank. Powered by CoinSwitch, India's largest crypto app. For a new day partner, Toshiba. Associate partner, Amrita Vishwa Vidyapeetham. 10 रुपए में Savlon सुरक्षा, नया Savlon पाउडर हैंड वॉश। हाउ अच्छा, पानी में पाउडर मिलाओ, बॉटल हिलाओ, 120 से ज्यादा वॉशेस पाओ। वाओ! We will see the retail financing aided by the fintech ecosystem penetrating, that segment more and more, and that will be very helpful. And like you say, if the sort of purchase of rural crops gets going, then we will see some lubrication in that segment of the economy, and all that will hopefully combine to lift the demand in the coming months. Presenting partner, Punjab National Bank. ब्रेक के बाद स्वदेश आवर में आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की, जिनके बीच चल रहे युद्ध को आज 1 महीना हो चला है, पर इस बीच अभी भी रूस के पसीने छूट रहे हैं। आखिर क्या थी रूस की चूक, इसी पर पेश है स्वदेश विशेष। यूक्रेन का साइज और पावर देखकर
यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट कर बैठा रूस, और रूस को गलती भारी पड़ गई है। पिछले महीने की 24 तारीख को रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस गईं। सोचा कि हफ्ते भर में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, मगर एक महीने बाद भी यूक्रेन डटा हुआ है। आखिर सुपर पावर रूस ने कहाँ की चूक, स्वदेश विशेष में इस टॉपिक पर भी करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रात के अंधेरे को चीरते हुए पिछले महीने रूस के टैंक यूक्रेन में घुसे तो दुनिया को लगा था कि सुपर पावर का तमगा लगाए रूस बस चंद दिनों में यूक्रेन को रौंद कर रख देगा। मगर जो हुआ उसकी उम्मीद ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में बैठे खुद पुतिन को भी नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जिसकी एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में 11 बार टाइम जोन बदलता है, वो छोटे से यूक्रेन को नहीं झुका पाया। पूरा देश तो छोड़िए, यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूस के कब्जे में अब तक नहीं आ सकी है। तो एक तेज तर्रार इंटेलिजेंस ऑफिसर से राष्ट्रपति बने पुतिन से आखिर कहां चूक हो गई, जरा एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, रूस की यूक्रेन पर बहुत जल्दी जीत की इच्छा थी, क्योंकि बर्फबारी के मौसम से पहले जीत सके, लेकिन उसकी ये जल्दबाजी उस पर ही भारी पड़ गई। नंबर 2, रूस ने दूसरी गलती यूक्रेन के जवाबी हमले की ताकत को कम माप कर की। रूस ने यूक्रेन की छोटी सेना को देखकर उसे हल्के में लिया। नंबर 3, इस युद्ध में रूसी इंटेलिजेंस का फेलियर सबके सामने था। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक रूस को सही जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण रूस को काफी नुकसान हुआ। नंबर 4, रूस की युद्ध नीति भी काफी कमजोर और पुराने ढर्रे वाली ही है, जबकि उसके उलट यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाई और समय समय पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अपने सैनिकों और लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। नंबर 5, उधर जंग लंबी होने और काफी नुकसान होने के चलते रूस के सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है, जो किसी भी जंग के नतीजे के लिए काफी अहम होता है। पहले दिन से ही रूस इस जंग में ऐसा उलझा कि अब तक वो उलझा ही है, और उसकी बड़ी वजह है रूस की सेना के द्वारा की गई कुछ गलतियां। नजर डालते हैं 5 बड़ी गलतियों पर। रूसी सेना की पहली गलती ये थी कि वो लंबी जंग की तैयारी के बिना ही जंगे मैदान में कूद पड़े। वहीं शुरुआत में रूस ने हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस के पास दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक T-14 अर्माटा है, लेकिन रूस ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने अधिकतर अपने पुरानी T-72 टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है। यूक्रेन ने हवाई हमलों को बेहतर तरीके से नाकाम किया है, जिसके चलते सैनिकों के खाने पीने के सामान को सड़क से ही लाना पड़ा है। इससे यूक्रेनी सैनिकों को हमला करने का मौका मिल रहा है। वहीं यूक्रेन के मौसम और भौगोलिक हालत में जवान ठंड में हैं, थके हुए हैं और भूखे हैं, जिसके चलते रूस को आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं। अब रूस के पास गोला बारूद की कमी है। वो पहले ही 850 से 900 लंबी दूरी की सटीक युद्धक मिसाइलों को दाग चुका है, जिनमें क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। इस जंग में यूक्रेन के शहर बर्बाद हो गए, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। दुनिया ने यूक्रेन का जंग में साथ तक नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जंग के मोर्चे पर डटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये बर्बादी यूक्रेन में ही हुई है, रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ। उधर दुनिया के मोर्चे पर भी रूस अलग थलग पड़ने लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिस प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाला। इसमें भारत भी शामिल था। प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया। वहीं नाटो देशों ने यूक्रेन को राजनीतिक तौर पर मदद दी है, जो रूस को और भी मुश्किल में डाल रहा है। वहीं यूक्रेन के हौसलों को देखकर एक बार फिर से अमेरिका और नाटो फिर से यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए विचार कर रहे हैं। रूस बॉर्डर पर नाटो देशों की 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी तक शामिल है, तो ऐसे में लगता है कि रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है। किसी को नहीं पता कि ये सब कब खत्म होगा। फिलहाल युद्ध के समाप्त होने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETN स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विष्णु प्रकाश, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। विष्णु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किस तरीके से आकलन करेंगे आप पिछले 1 महीने का? क्या रशिया की चूक हो गई? क्या यूक्रेन ने जितनी दिलदारी दिखाई और जो जम के लड़ाई लड़ी वो रशिया नहीं समझ पाया था, या जो नाटो से मदद मिली, छोटी मोटी भी मिली, वो काफ़ी थी रशिया को पीछे खींचने के लिए?
नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये युद्ध, ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये गलतियों का नतीजा है और नेटो की एक्सपेंशन का नतीजा है। खैर, उसके बाद जो पुतिन ने किया वो आक्रमण है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। पुतिन ने आक्रमण किया था यूक्रेन पे, पर उनको जवाब मिल रहा है नेटो से। जो सबसे बड़ी भूल हुई है वो ये नहीं समझ सके थे कि नेटो सब या पश्चिमी ताकतें एकजुट हो जाएंगी इस तरह। उनको लग रहा था कि ये दरारें पड़ी हुई हैं तो ये एकजुट नहीं होंगी। जिस तरह से हथियार, गोला बारूद दिया है उन्होंने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और बाकी आपके संवाददाता, आपकी रिपोर्ट में जो था वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। जो जेलेंस्की ने किया है वो अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र प्रेम की ऐसी भावना जगा दी है कि एक एक नागरिक हथियार उठाए हुए है। पर इसका एक बहुत भारी नुकसान भी है। लड़ाई कहाँ हो रही है? यूक्रेन में हो रही है। बर्बादी कहाँ हो रही है? यूक्रेन में हो रही है। लोग कहाँ मर रहे हैं? यूक्रेन में मर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी जेलेंस्की साहब का किरदार समझ नहीं आता। पर जहां तक रशिया का सवाल है, इसमें इस वक्त लगता है कि सबसे बड़ी जो जीत है वो अमेरिका की होगी। रशिया बर्बाद हो जाएगा, यूक्रेन तबाह हो जाएगा, रशिया और पश्चिमी यूरोपियन यूनियन में दरारें पड़ जाएंगी और अमेरिका उभर के फिर सामने आ जाएगा। तो ये एक पुतिन साहब फंस गए हैं, बिल्कुल फंस गए हैं, और वो कैसे निकलेंगे ये समझना मुश्किल है। ये युद्ध कब तक चलेगा? काफी चल भी सकता है, कल खत्म भी हो सकता है। पर अब जो डर ये है कि अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहीं से इस्तेमाल किए गए तो वो लक्ष्मण रेखा पार हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा डर है इस वक्त। विष्णु सर, जैसे कि आपने कहा, अब आगे यहाँ से क्या होगा? क्या यहाँ से हम देख सकते हैं कि, क्योंकि एक बड़ी ज़रूरी जो बात आती है कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कह दिया कि हमको नेटो कंट्रीज में नहीं आना। वही एक बहुत बड़ी मांग थी रशिया की उस समय। तो क्या अब आपको लगता है कि आक्रमण तो बहुत ज़्यादा तरह चल नहीं पाया, 1 महीने से अभी तक जैसे कि हम दिखा रहे हैं चूक ही हुई है, क्या आपको लगता है बातचीत अगला सोल्यूशन होगा यहाँ पर? देखिए, पुतिन और जेलेंस्की साहब में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, जीरो ट्रस्ट है। और पुतिन ये समझते हैं कि जेलेंस्की ही सब ये मुश्किलों का कारण है। और जेलेंस्की ने मना नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ध्यान से देखें, उन्होंने ये कहा है कि मैं दबाव नहीं डालूंगा, मैं भीख का कटोरा लेके नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मना नहीं किया। वो दोनों तरफ की बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि मुश्किल है, साथ में मांग भी करते हैं, साथ में हथियार भी मांगते हैं, नो फ्लाई जोन की भी बात करते हैं, रशिया को टेरर स्टेट भी कहते हैं, सबको कहते हैं बहिष्कार भी करें। तो वो एक तरफ से बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से ये थोड़ा समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते क्या है। कोई नेता अपने देश की बर्बादी क्यों स्वीकार कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। पर इस वक्त रूस के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, ना वो पीछे हट सकते हैं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत विनाश होगा। और जो प्रतिबंध लगे हैं उन पे, इतने कड़े प्रतिबंध कभी मानव इतिहास में नहीं लगाए गए, तो वो भी मुश्किल हो रही है। और रूस के अंदर भी मतभेद बढ़ रहा है। तो पुतिन साहब की स्थिति इस वक्त काफी नाजुक है। जैसा कि आपने कहा कि आगे तो खाई है, और खाई का मतलब है कि विश्व युद्ध 3 भी हो सकता है, रूस और बर्बाद हो सकता है। पीछे का कुआं क्या है? पीछे का कुआं ये है कि अगर पुतिन साहब इस वक्त डिक्लेयर कर दें कि हमारे लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं कि हमने पूर्वी यूक्रेन में हमारा कब्जा है, पर वो ये कह के शायद पीछे नहीं हट पाएंगे। क्योंकि जो देखिए, इतनी बड़ी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, और जो वो रूसियों से छुपाना बहुत मुश्किल है कि हकीकत क्या है। तो उससे उनकी स्थिति कमजोर होती है, और उनका वो सत्ता परिवर्तन करने निकले थे यूक्रेन में, अगर वो पीछे हटते हैं तो उनकी खुद की कुर्सी हिलने की संभावना है। वो पुतिन साहब जैसे डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन लीडर हैं, वो ये मान जाएं, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर आगे बढ़ते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है। पीछे मुड़ने का बहुत विकल्प है नहीं। तो बहुत भारी समस्या है, और इसमें
सत्य ये है कि पश्चिमी ताकतें आग में घी डाल रही हैं और बर्बादी रूस और यूक्रेन की हो रही है। आखिरी सवाल विष्णु सर, मेरे पास करीब 1 मिनट का समय है, तो मैं चाहूँगा कि आप 60 सेकंड में इसको रैप अप करें। आपके हिसाब से आगे अब क्या होने वाला है? अगले अगर 1-2 हफ्ते की बात करें, अगर मैं आपसे मान लीजिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिलता हूँ, किस बारे में चर्चा कर रहे होंगे हम तब? मेरी एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ डर है। उम्मीद ये है कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन एक लीडरशिप दिखाते हैं तो वो अगर इस वक्त पुतिन को बोलें कि हम युद्ध विराम करें और किसी तरह प्रतिबंध ना लगाएं, हटाएं ना, पर उनको कोई ये आश्वासन दे दें कि यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल होगा, तो शायद ये बर्बादी बच सकती है। पर ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के बाद जब बात करेंगे, या मेरा भय है कि स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी तब तक। चलिए, आखिरी सवाल में बस थोड़ा समय और बचा हुआ है, तो मेरा सवाल यही होगा कि भारत का जो पूरा स्टैंड रहा है यहाँ पर, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इमरान खान ने तो खुद तारीफ कर ही दी थी इसकी, लेकिन किस तरीके से भारत ने भी यूएस के प्रेशर को भी थोड़ा सा संभाल कर रखा और रशिया से भी अपने नाते नहीं खराब होने दिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के लिए रूस का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका का रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने वो किया है जो कोई भी देश, स्वतंत्र देश करेगा, अपने हित की रक्षा की है। पर भारत ने किसी तरह भी जो आक्रमण है रूस का, उसको कंडोन नहीं किया है, उसको सपोर्ट नहीं किया है। भारत ने एक स्वतंत्र स्टैंड लिया है, पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और कब तक ये और मुश्किल ये भी है कि कोई भी अगर आप टेरिटोरियल इशू युद्ध के द्वारा करते हैं तो वो हमको स्वीकार नहीं है। तो एक तरफ से प्रिंसिपल की बात है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट की बात है। तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल स्थिति है। पर मुझे लगता है कि भारत की कूटनीति, राजनीति को देखते हुए हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो ये थी रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर हमारी खास चर्चा। पर आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड पे, जहां पे क्रिप्टो करेंसी भी अब निवेश का एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है और अब तो क्रिप्टो में SIP की भी सहूलियत हो रही है। कैसे है ये मुमकिन, आइए समझते हैं इस सेगमेंट में। तो क्रिप्टो करेंसी में आप कैसे SIP के जरिए पैसे लगा सकते हैं, इस पर हम करेंगे बात। और मेरे साथ कॉइन स्विच के CBO शरण नायर जुड़ गए हैं। शरण, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। तो जिस तरह से हम इक्विटी और बाकी तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में SIP के जरिए निवेश करते हैं, मेरे ख्याल से क्रिप्टो में SIP के जरिए पैसे लगाने का मकसद होगा अस्थिरता से बचना, उतार चढ़ाव से बचना। मुझे बताएं कि SIP का जो आइडिया है या SIP की जो वजह है, वो क्रिप्टो करेंसी में किस कारण आपको लगता है कि ये सबसे बेहतर तरीका है निवेशकों को पैसे लगाने का, या उन लोगों का पैसे लगाने का जो कि इसको कमाई का एक जरिया समझते हैं? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। इसके पहले मैं डिटेल में जाऊं कि SIP का क्या इंपॉर्टेंस होता है इन्वेस्टमेंट, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स में। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि SIP होता क्या है, बेसिकली होता क्या है। तो SIP में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट, मान लो 100 रुपए या 500 रुपए, आप किसी एक इन्वेस्टमेंट पे डालते हो फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ गिवन ड्यूरेशन। से फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए डाल रहे हो एक म्यूचुअल फंड पे फॉर से मंथली फॉर से 5 years, राइट? वो SIP होता है बेसिकली। अब क्रिप्टो करेंसीज में SIP का इंपॉर्टेंस ये होता है कि क्रिप्टो करेंसीज क्रिप्टो एसेट्स जो होते हैं वो काफी वॉलेटाइल होता है, और इस वॉलेटिलिटी की वजह से काफी यूजर्स को मार्केट में आने में दिक्कत होती है, बिकॉज वो अपना पैसा डालते हैं और इनको इस चीज का डर होता है कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए या फिर वॉलेटिलिटी के चक्कर में उनका पैसा उनको नुकसान ना हो जाए। और इस कारण से हमने कॉइनस्विच प्लेटफॉर्म में एक रिकरिंग बाय प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसके माध्यम से यूजर्स केवल 100 रुपए लेकर एक हर मंथ जाके एक पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट जो हम ऑफर करते हैं उस पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हर महीने जब वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट में उस क्रिप्टो को परचेज करते हैं तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको एक एवरेज कॉस्ट प्राइस मिलता है, जिस
जिसके वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी भले ही कितनी भी क्यों ना हो, उनको जाके एक एवरेज कॉस्ट प्राइस मिलता है जो इंश्योर करता है कि वो वर्स्ट के सिनेरियो से हर इन ऑल सिचुएशन बच के रहे और उनको काफी सस्टेनेबल वे में प्रॉफिट बिल्डिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऑलराइट, तो जैसा कि हम सब अब तक समझ चुके हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स जो हैं SIP या रिकरिंग बाय प्लान लेकर आए हैं, जहां पर आप किश्तों में क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। लेकिन शरण, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेगुलेटेड हैं और जिनमें लोग अब तक निवेश करते आए हैं, उनके फंडामेंटल से हम सब वाकिफ हैं। वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस किस तरह से उतार चढ़ाव से निकलते हैं, क्या क्या उनके ट्रिगर्स होते हैं, ये सब हमें पता है। इसीलिए इनमें पैसे लगाना, भले ही आप जिस भी रूट से लगाएं, लमसम लगाएं और या SIP के जरिए लगाएं, हमें पता है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो है कैसे रिएक्ट करेगी। अब यहाँ पर हम मान लें हमने किसी क्रिप्टो करेंसी में हर महीने SIP या रिकरिंग बाय प्लान ले लिया है, हम पैसे लगाते हैं और हमें जो है एवरेज कॉस्ट का फायदा होता है, जो कि मैं समझ रही हूँ कि लंबी अवधि में होगा। तब जाके ही आपको 3 से 4 साल का समय आपको देना होगा, तब जाके ही आपको जो एवरेज कॉस्ट है या कॉस्ट एवरेज जो हम कहते हैं उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जहाँ तक उतार चढ़ाव की बात है, बाकी तमाम इन्वेस्टमेंट विकल्पों के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और उसी लिहाज से रिकरिंग बाय प्लान खरीदने का मकसद भी वही है। लेकिन ये फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को अब तक पल में तोला पल में माशा समझा जाता है। एक दिन आपको रिकॉर्ड हाई दिखाई देगा जहां उच्चतम लेवल पर कारोबार हो रहा होगा और एक बार हम देखेंगे कि रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर कीमतें पहुंच गई हैं। तो अब ऐसे में हम कैसे SIP या रिकरिंग बाय प्लान लेकर फायदे में रह सकते हैं? एक्चुअली आपको SIP या रिकरिंग बाइंग प्लान जो हम ऑफर करते हैं, आपको वो जो मार्केट जो सबसे वॉलेटाइल होता है, आपको उसी मार्केट में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, राइट? क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में आपको हर एक साइकिल में, जब वॉलेटिलिटी के साइकिल में अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, तो आप एक बैलेंस आउट कर पा रहे हो उस वॉलेटिलिटी को, राइट? इस वजह से SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो सबसे वॉलेटाइल एसेट क्लास होता है उसी में। अगर आप हिस्टोरिकली अगर मान लीजिए बिटकॉइन का डेटा निकालते हो और अगर आप प्री डेट पे जाके अगर आप एक SIP लगा के देखते हो हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करता है, तो आपको इसका रिजल्ट देखने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि SIP जैसे माध्यम से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से आपका क्या बेनिफिट होता है। वो हिस्टोरिकली डेटा अवेलेबल है आपके पास, राइट? सेकेंड चीज ये है कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट्स में लोग मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, वो काफी डिफिकल्ट होता है। स्टॉक्स में फिर भी लोग टू एन एक्सटेंड कर पाते हैं, बिकॉज जैसे आपने बोला लोगों को थोड़ा बहुत पता रहता है कि पहले क्या हुआ है, उनके पास थोड़े और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। तो उन सिनेरियोस में वो जाके लमसम भी अगर इन्वेस्ट करे तो इट्स स्टिल फाइन, बिकॉज उनके पास थोड़ा डेटा पॉइंट है उस चीज को करने के लिए। तो चलिए स्वदेश आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए इस ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।